Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, chapter number 11, theory of supply, and the topic is price elasticity of supply. And this is our last lecture on this chapter. Okay, इस chapter पर हमारा ये last lecture होगा आज का, price elasticity of supply. Okay, so what is price elasticity of supply? Actually हमने जब डिमांड वाला चैप्टर स्टडी किया था तो वहां पर हमने उनको 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया था, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, सो लेकिन जो आपका ये सप्लाई वाला चैप्टर है इसमें आपके पास जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसको सेपरेट ना करके इसी में ही थ्योरी ऑफ सप्लाई के अंदर ही आपका ये ऐड किया गया है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. लेकिन सेम चीजें वही डिमांड में जो चीज आपने स्टडी की थी, जो आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टडी किया था, यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को स्टडी करेंगे. वहां पर आपने परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड आपने स्टडी किया था कि हाउ टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड. ओके, सो वही मेथड हम यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी स्टडी करेंगे, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड. ओके, सो आज हमारे पास यही टॉपिक है. सो यस, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. So price elasticity of supply is measures. अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, जैसे हमने डिमांड में बताया था वैसे ही सप्लाई में भी सिर्फ वही चीज है कि अगर हम थ्योरी ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ सप्लाई में हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि प्राइस राइज होते हैं तो सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. आपके प्राइस क्या होंगे, फॉल होंगे तो सप्लाई भी आपकी फॉल हो जाएगी. ठीक है, लेकिन वहां पर हमें ये पता नहीं चलता कि प्राइस में कितना चेंज होने से, प्राइस में कितना चेंज होने से सप्लाई में कितना डिग्री चेंजेस आया. सो वो एक जो एग्जैक्ट जो है ना वो चीज हमें उसमें नहीं समझ में आती. वहां पर जस्ट हम क्या पढ़ते हैं, डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन स्टडी किया हमने थ्योरी ऑफ सप्लाई में कि अगर प्राइस मान लो आपके राइज होते हैं तो सप्लाई भी राइज हो रही है, प्राइस लो हो रहे हैं तो सप्लाई भी लो हो रही है. यानी हम सिर्फ एक ये डायरेक्शन पढ़ रहे हैं कि दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं और वहां पर पॉजिटिव रिलेशन होता है. लेकिन प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है वो वहां पर नहीं हमें पता चलता. तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है वो हमें यही बताएगी, यही चीज बताती है कि प्राइस में कितना चेंज होने, प्राइस में जो चेंज हुआ उसमें चेंज होने से सप्लाई में कितना डिग्री चेंज आया है. तो ये हमें इसी मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर हम स्टडी करते हैं. ओके, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द मेजर्स ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई. देखो ये मेजर करता है, मापता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को एक कमोडिटी की ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस. ठीक है, उसके प्राइसेस में चेंज आने से कमोडिटी के जो आपकी क्वांटिटी सप्लाई है वो कितनी चेंज हुई उसको मेजर करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो लॉ ऑफ सप्लाई टेल्स अस द डायरेक्शन. अभी मैंने आपको बताया ना कि जो लॉ ऑफ सप्लाई है, यानी जो हमने पीछे थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ा जिसमें लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था हमने, तो वो जस्ट हमें किस चीज के बारे में बताता है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है वो हमें. इनमें सप्लाई विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. जहां पर हमने ये देखा कि भाई अगर एक कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज आता है तो उसकी वजह से सप्लाई में भी चेंज आएगा. ठीक है, और डायरेक्शन बता देते हैं हम कि किस डायरेक्शन में चेंज आता है. यानी अ फॉल इन प्राइस विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. अगर प्राइस फॉल होते हैं तो उससे क्या होगा, आपके सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन होगी. एंड अ राइज इन प्राइस, और प्राइस अगर राइज होते हैं तो विल लीड टू एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. ओके, बट इफ वी वांट टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, अगर हम ये मापना चाहते हैं कि कितना एक्सटेंशन हुआ, कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ सप्लाई का, सो वी हैव टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो हमें कौन सा कंसेप्ट स्टडी करना पड़ेगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो हमें स्टडी करना पड़ेगा अगर हमें ये जानना है कि कितना एक्सटेंशन हुआ या कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ. So the price elasticity of supply is the proportionate change in quantity supplied consequent upon proportionate change in its own price of the commodity. यानी यहाँ पर हमारे पास ये पता चलेगा कि एक जो प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज हुआ उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई में कितना प्रोपोर्शनेट, कितना परसेंटेज चेंज होता है वो हमें यहाँ पर पता चलता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई.
ओके, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजरमेंट, ये एक मेजरमेंट है किसकी, मेजरमेंट ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू सम परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस। ओके, क्लियर है? So now the next is measurement of price elasticity of supply. So अब हम देखेंगे सप्लाई जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसके मेजरमेंट स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अभी सिलेबस में सिर्फ एक ही मेथड रह गया है, परसेंटेज मेथड। आपके सिलेबस में सिर्फ यही मेथड है एक जो हमने स्टडी करना है, ठीक है। और जितने भी हमारे पास जहाँ से हम इनकी डिग्रीज को स्टडी करते हैं कितना कितना है, तो वो सब आपके पास सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए हम उसे स्टडी नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे परसेंटेज चेंज मेथड एंड यू कैन से कि प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है। प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोल सकते हैं आप इसे, और परसेंटेज मेथड भी आप कह सकते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अच्छा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम किससे डिनोट करेंगे, ई एस, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किससे डिनोट करते थे, ई डी, ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को किससे मेंशन करेंगे, ई एस से। ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी ई एस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब अगर हम यहाँ पर डिमांड के साथ कंपैरिजन करें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जब हमने मेथड लिखा था, ठीक है, तो उस मेथड से इस मेथड को अगर हम देखें तो क्या चेंज है दोनों के बीच में, दोनों में एक चीज का चेंज है। परसेंटेज जो आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, वहां पर हमने इस जगह पर इस पोर्शन में हमने क्या लगाया था, माइनस का साइन लगाया था। याद होगा आपको, माइनस का साइन लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि डिमांड वन में क्या होता है, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, इसीलिए हमें उस मेथड में माइनस का साइन जो है हम दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई, दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो पॉजिटिव रिलेशन है, इसीलिए यहाँ पर हमें कोई भी साइन जो है वो लगाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगाते, ठीक है। और ये हमारे पास क्योंकि क्या होता है, जो क्वांटिटी सप्लाइड होती है और जो प्राइस होते हैं, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ओके, सो आपको याद होगा हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई की जब हमने बात की थी, तो परसेंटेज चेंज इन हमने डिमांड की बात की थी, तो उसमें भी क्या था, मैं आपको इसमें भी बताती हूँ, सॉरी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो एक तरीके से वो आपका क्या होता है, अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है हमारा, तो उसको कैसे निकालते हैं, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, ओके, डिवाइडेड बाय इनिशियल सप्लाई, ठीक है, इनिशियल सप्लाई, इनिशियल सप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई 100, इसके डिवाइडेड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, तो उसमें भी सेम वही हो जाएगा, चेंज इन प्राइस सॉरी, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। सो अब चेंज इन सप्लाई है, उसको क्या लिख सकते हो आप, Q1 माइनस Q1 आपके पास जो अब है क्वांटिटी सप्लाई, और Q जो आपकी प्रीवियस है, इनिशियल है, डिवाइडेड बाय इनिशियल सप्लाई, यानी इट मींस डिवाइडेड बाय Q और मल्टीप्लाई 100। इसी तरीके से चेंज इन प्राइस P1 माइनस P डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 100 से 100 कट गया। अब Q1 माइनस Q को आप क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q, ठीक है, डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाई 100, और P1 माइनस P यानी डेल्टा P डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई 100, ओके। तो अगर यहाँ पर 100 से 100 कट जाता है, तो आपके पास ये बचता है डेल्टा Q बाय Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P बाय P, और इसको ऊपर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा Q बाय Q इट्स मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई डेल्टा P,
डेल्टा को वाले दोनों तरफ ले आओ, एक तरफ ले आओ डेल्टा वाले, सो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी बाई क्यू। सो ई एस की जो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी बाई क्यू। Here delta Q is equal to change in quantity supply, delta P is equal to change in price of the commodity, P is equal to initial price and Q is equal to initial quantity. Okay, क्लियर है? तो ये हमारे पास परसेंटेज मेथड। अब अगर हम इसमें एक एग्जांपल देखें कि कैसे हम लोग जो है हाउ टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो देखिए एग्जांपल, सो मान लो अ प्रोड्यूसर ऑफर्स to sell 40 units of the commodity when its price is rupees 10 per unit। ठीक है, अगर मान लो आपके पास क्या है, एक प्रोड्यूसर जो है वो कितनी एक कॉमोडिटी को कितनी जो यूनिट है वो सेल करने की ऑफर कर रहा है, 400 यूनिट सेल करने की ऑफर कर रहा है, जब उसके प्राइस कितने हैं 10 पर यूनिट्स, while only 200 units are offered if the price reduces to 5 per unit। और अगर ये प्राइस 10 से 5 पर यूनिट हो जाते हैं तो वो अब कितनी ऑफर कर रहा है, वो अब 200 यूनिट ही ऑफर करेगा सेल करने के लिए। तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पर निकालना है। तो अभी सो गिवन क्या है यहाँ पर, सो गिवन है यहाँ पर यस क्यू इज इक्वल टू गिवन, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले ऐसे लिखते हैं गिवन। ठीक है, गिवन में आपके पास क्या है, क्यू इज इक्वल टू 400, ओके, एंड Q1 is equal to 200। ओके, इसी तरीके से आपके पास P is equal to ₹10 पर यूनिट और P1 is equal to रुपीज 5। ओके, तो ये आपके पास गिवन है। अब यू नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला, ES is equal to डेल्टा Q by डेल्टा P मल्टीप्लाई P by Q। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अब आपके पास गिवन है तो डेल्टा Q निकाल लो, डेल्टा Q is equal to Q1 minus Q। So Q1 is equal to 200 और Q is equal to 400। ओके, सो कितना आ जाएगा ये माइनस के 200। इसी तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा P, P1 माइनस P, P1 कितना है आपके पास 5 माइनस 10। ओके, तो ये कितना हो जाएगा रुपीज माइनस के 5 रुपीज हो गए माइनस में आगे। ठीक है, क्योंकि देखो डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर फॉल्स होंगे तो दोनों फॉल्स होंगे तो दोनों ही माइनस माइनस के आ जाएंगे, तो माइनस माइनस कट जाएगा आपका। ठीक है, तो वो तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ES अब हम इसके अंदर अब हमारे पास डेल्टा Q की वैल्यू भी आ गई, डेल्टा P भी आ गया, P भी गिवन है और Q भी गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज डाल देंगे। तो यहाँ पर डेल्टा Q आपके पास आ गया 200। ठीक है, क्योंकि माइनस से तो माइनस करके दोनों फॉल्स थी तो माइनस ही आएंगे। 200 डिवाइडेड बाय डेल्टा पे कितना आया 5, तो हमने यहाँ पर 200 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई यस आपके पास कितना है, P कितना है यहाँ पर गिवन 10 है P और Q कितना गिवन है 400। सो ये हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी और जब इनको किया सोल्व तो कितना आया 1। तो 1 मतलब ES इज इक्वल टू कितना आया है 1, और 1 क्या होता है यूनिटरी इलास्टिक। तो आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो गई, यूनिटरी इलास्टिक, यानी ES इज इक्वल टू 1। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसको आप निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट जो ये फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये वैसे आपके पास ना सिलेबस में मैंने देखा है कि ये नहीं है, क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको वैसे बता देती हूँ। वैसे आपके पास ये सिलेबस में इसमें फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो आपको दिया नहीं हुआ है, काट दिया गया आपका ये ना। देख लेते हैं हम फॉलोइंग फैक्टर्स। एक्चुअली यहाँ पर जैसे हमने फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था, ऐसे ही फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ इनपुट यूज। जब आप इनपुट्स यूज कर रहे हैं उसकी नेचर कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी कैसी होगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इनपुट, इनपुट के नेचर पर डिपेंड करती है। सो कि यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। अच्छा, अगर आपके पास क्या होती है जो इनपुट है वो आपके कॉमनली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ऐसे इनपुट जिनकी कोई कमी नहीं है मार्केट में, वो आपको इजिली अवेलेबल हो जाएंगे, तो उनकी हमेशा सप्लाई कैसी होगी, इलास्टिक होगी, क्योंकि वो इजिली अवेलेबल हो जाते हैं।
ठीक है ना, तो कितनी भी बार्गेनिंग कर सकते हो आप लोग, तो सप्लाई हमेशा क्या होगी, इलास्टिक। बट इफ इनपुट्स यूज्ड आर नॉट कॉमनली अवेलेबल, इतनी आसानी से वो इनपुट जो आपको अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, तो आपके पास जो है आपको वही लेने पड़ेंगे, तो सप्लाई वहां पर क्या होगी, उनकी इन इलास्टिक होगी। नेक्स्ट इज नेचुरल कंस्ट्रेंट। नेचुरल कंस्ट्रेंट में जो प्राकृतिक बाधाएं आती हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। सो द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचुरल कंस्ट्रेंट। नेचुरल कंस्ट्रेंट से भी इन्फ्लुएंस होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अच्छा, इफ वी विश टू प्रोड्यूस मोर टीक वुड, अगर हमारी इच्छा है कि भाई हम टीक वुड जो है ना उसको ज्यादा प्रोड्यूस कर लें, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या आप आपकी इच्छा पर वो हो जाएंगे, इतने ज्यादा ग्रो, जल्दी से ग्रो हो जाएंगे, पेड़ आपके उग जाएंगे? नहीं, इट विल टेक इयर्स ऑफ द प्लांटेशन बिफोर इट बिकम्स यूजेबल। क्योंकि आप पहले पौधा लगाओगे, उससे जाकर वो कई सालों में जाकर वो बड़ा होगा और पेड़ बनेगा और आपको वो वुड मिलेगी। तो ये नेचुरल कंस्ट्रेंट है जिसकी वजह से आपकी इच्छा होते हुए भी आप उसकी सप्लाई ज्यादा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ टीक वुड विल देयरफॉर बी लेस इलास्टिक। ओके, सो नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग। अब रिस्क टेकिंग के ऊपर भी डिपेंड करती है इलास्टिसिटी। So the elasticity of supply depend on the willingness of entrepreneurs to take production related risk. Risk से related होगा मैं। If entrepreneurs are willing to take risk of higher output, मान लो कोई प्रोड्यूसर है वो रिस्क ले लेता है, ठीक है, आउटपुट हायर करना चाहता है और वो रिस्क लेकर करता है, क्योंकि कोई भी जो प्रोडक्शन होगी, कोई भी बिजनेस होगा बिना रिस्क के नहीं चल सकता। ओके, तो कहीं होते हैं प्रोड्यूसर जो रिस्क उठा लेते हैं, लेकिन कई ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मतलब उनको लगता है कि अगर हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होगा तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो जो रिस्क ले जाते हैं वहां पर द सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, इफ एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्क, अगर कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता, ठीक है, हायर आउटपुट का, तो सप्लाई विल बी इन इलास्टिक, तो वहां पर सप्लाई क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द कॉमोडिटी। कॉमोडिटी की नेचर कैसी है, ये इस पे भी डिपेंड करता है। अब हमें पता है हमारे पास किस तरह, एक होती है पेरिशेबल गुड्स, ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जो कि आप बहुत ज्यादा टाइम तक उनको अपने पास नहीं रख सकते। एक होती है ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, जो कितने मर्जी टाइम तक आप उनको स्टोर करके रख लो। सो पेरिशेबल गुड्स जो है आर रिलेटिवली लेस इलास्टिक, क्योंकि लेस इलास्टिक इसलिए होगी क्योंकि जो जितनी उनकी सप्लाई है वो उन्हें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनको वो स्टोर करके नहीं रख सकते, तो उनकी इलास्टिसिटी हमेशा कैसी होगी, लेस। और किसके कंपैरेटिवली, ड्यूरेबल गुड्स के कंपैरेटिवली, बिकॉज पेरिशेबल गुड्स हैव अ shorter shelf life than the durable goods. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की कॉस्ट पर भी डिपेंड करती है। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक इन केस ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन causes a substantial increase in cost of production, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड, टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर भी डिपेंड करता है, देखिए हमारे पास टाइम फैक्टर क्या होगा, एक शॉर्ट टर्म पीरियड होगा और एक लॉन्ग टर्म पीरियड होगा। सो लोंगर द टाइम पीरियड, जितना ज्यादा लंबा टाइम होगा उतनी ही आप अपनी सप्लाई में चेंज ज्यादा ला सकते हो। तो longer the time period, greater will be the elasticity of supply, because over a long period of time factor are easily available and supply can be easily increased. Okay, next is technique of the production. Production की technique भी depend करेगी। Supply will be less elastic in case of production of commodity involve the use of a complex and expensive technology, because change in the level of output becomes difficult. Okay, okay students, so now this chapter is finished now, so that's all for today. Have a good day.